नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लगातार इस क्लास में बने रहते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न इस क्लास में याद भी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, वो कह रहा है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और कुछ पुरस्कार जो पूछे जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, उन पुरस्कारों को देखते हैं हम लोग, जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछ ले कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर आपसे पूछ ले कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार? ये कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगर आपसे पूछ ले कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछ ले कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ग्रैमी अवार्ड पूछे तो ये संगीत क्षेत्र से दिया जाता है, संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, किस क्षेत्र में? ये संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अब अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसे यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फिर से एक बार देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। और पुलित्जर पुरस्कार आपसे पूछ ले तो ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड भी संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में? संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है अगर आपसे पूछे कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो देखिए ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट अकबर का जन्म। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं, मुगल सम्राट जो अकबर था, ये एक अशिक्षित शासक था। कैसा शासक था? अशिक्षित शासक था। तो ये भी इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कैसा शासक था, तो ये अशिक्षित था। ठीक, ये अकबर कैसा शासक था, तो अशिक्षित शासक था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मुगल सम्राट अकबर ये अशिक्षित शासक था। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, अगर आपसे पूछे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, जो कि अकबर से संबंधित है, आईने अकबरी, इसके लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल हैं आईने अकबरी के लेखक। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर ने किया था। किसने? 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था और इसके प्रधान पुरोहित किसे बनाया था? अबुल फजल को बनाया था। ठीक, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पूछा जाता है, अकबर के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे, अकबर के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे, तो अकबर के दरबारी जो संगीतज्ञ थे और कौन थे? तानसेन थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन थे। इनका जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अकबर का मकबरा, यही एक चीज आप लोग यहाँ से लास्ट एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ पे बना हो, तो सिकंदरा में इसका मकबरा बना हुआ है। सिकंदरा कहाँ पे पड़ता है? आगरा में इसका मकबरा बनता है। ठीक,
तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। ये एक अशिक्षित शासक थे। कैसे शासक थे? मुगल सम्राट अकबर ये कैसे शासक थे? तो ये एक अशिक्षित शासक थे। और इनका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है मुगल सम्राट अकबर? तो इनका मकबरा आप लोग ध्यान रखेंगे सिकंदरा आगरा में इनका मकबरा बना हुआ है। अब अगर आपसे पूछे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल जी हैं। अबुल फजल एक राइटर थे। आईने अकबरी के लेखक हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में किया। इंपॉर्टेंट है, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तो तानसेन दरबारी संगीतज्ञ थे अकबर के, जिनका नाम रामतनु पांडे भी था। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। मैग्नस कार्लसन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नस जो कार्लसन है ये शतरंज के खिलाड़ी, किसके? शतरंज के खिलाड़ी हैं। और ये मैग्नस कार्लसन ये कहाँ के रहने वाले खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। अब कुछ हमारे पास और खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं चेस के। और कोनेरू हेम्पी के बारे में भी पूछा गया है एसएससी जीडी में। कोनेरू हेम्पी का भी संबंध किस खेल से है? तो इन दोनों का संबंध भी शतरंज से। किससे है? शतरंज खेल से संबंधित है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि गैमिट शब्द का संबंध किससे है? गैमिट कुछ खेल और उनसे संबंधित शब्दावलियां भी पूछे जाती हैं। तो इसी वजह से ये शब्द भी आप लोग याद रखेंगे कि स्टैगलेट शब्द का प्रयोग पूछ ले किस खेल में होता है, या फिर ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ग्रैंड मास्टर शब्द स्लेगलेट शब्द और फिर कौन सा? गैम्बिट शब्द। ये सब किससे संबंधित हैं? तो ये सभी शतरंज से संबंधित शब्द है। किससे? शतरंज से संबंधित शब्द हैं। और अगर आपसे पूछे कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? शतरंज है। क्या है? रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे कि मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से? तो मैग्नस कार्लसन जो है ये आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। किस चीज के? शतरंज के। और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये भी शतरंज के। कोनेरू हम्पी पूछे तो ये भी किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ठीक। अब गैम्बिट शब्द, स्टैगलेट शब्द और फिर ग्रैंड मास्टर, ये सभी किससे संबंधित शब्द हैं? ये सभी शतरंज से संबंधित शब्द हैं। किसे? शतरंज से। रूस का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? शतरंज है। रूस का राष्ट्रीय खेल। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। ठीक। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाके तुरंत आप पीडीएफ ले सकते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मैक्सिको की राजधानी कहाँ पे है? तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ठीक। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। ठीक। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैक्सिको सिटी किसकी राजधानी है? मैक्सिको की राजधानी है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मैक्सिको को क्यूबा से कौन सी जल संधि अलग करती है? अगर आपसे पूछे कि मैक्सिको को क्यूबा से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मैक्सिको को क्यूबा से युकाटन जल संधि अलग करती है। कौन सी जल संधि? युकाटन जल संधि अलग करती है। ठीक। ये क्या करती है? ये जल संधि क्या करती है? मैक्सिको को क्यूबा से क्या करती है? अलग करने का काम करती है युकाटन जल संधि। ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? ये भी पूछा जाता है। अमेरिका के बीच में, अमेरिका एंड मैक्सिको के बीच में सीमा, तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा रियो ग्रांडे नदी बनाती है। कौन सी के बीच यहाँ पे सीमा बनाने का काम कौन सी नदी करती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, जो गल्फ स्ट्रीम जल
धारा है इसकी जो उत्पत्ति की बात है, ये मैक्सिको की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ पे? मैक्सिको की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। मैक्सिको की राजधानी पूछे तो मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। और मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने का काम, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने का काम युकाटन जल संधि, कौन सी जल संधि करती है? युकाटन जल संधि करती है। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच में, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा बनाने का काम रियो ग्रांडे नदी करती है। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति अगर आपसे पूछे तो मैक्सिको की खाड़ी में होती है। ठीक, अगला प्रश्न कि टीवी रिमोट में किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो टीवी रिमोट में जो है वो इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करते हैं। किसका? इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करते हैं। इंफ्रारेड तरंग। अब बात करते हैं, ये बात प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि टीवी रिमोट में किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं, इन इंफ्रारेड तरंगों को क्या कहा जाता है? इन्हें अवरक्त तरंगे भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? अवरक्त तरंगे भी कहा जाता है। हिंदी में इन्हें अवरक्त तरंगे कहा जाता है। और इंफ्रारेड तरंगों का पता कैसे लगाया जाता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका पता फोटोमीटर से लगाया जाता है। किस मीटर से? फोटोमीटर से इसका पता लगाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? वो फोटोमीटर से मापते हैं। और इंफ्रारेड तरंगों की अगर आपसे पूछे कि खोज किसने की थी, तो हर्शेल ने इंफ्रारेड तरंगों की खोज की थी। किसने? हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने ये इंफ्रारेड तरंगों की खोज की थी। और ये जो तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैसी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। जो इंफ्रारेड तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ इंफ्रारेड तरंगे हमारे पास हैं, जैसे गामा किरण क्या होती है? गामा किरण ये इंफ्रारेड तरंगे होती हैं या फिर अवरक्त तरंगे होती है। एक्सरे जो तरंग होती है, एक्सरे तरंग, ये भी इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। अगर आपसे पूछे कि पराबैंगनी जो तरंगे होती हैं, पराबैंगनी जो तरंगे होती है वो भी इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। और माइक्रोवेव जो तरंगे होती है, माइक्रोवेव जो तरंगे होती है वो भी इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। और इंफ्रारेड तरंगों का अगर आपसे पूछ ले कि उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग थर्मल इमेजिंग में किया जाता है। किसमें? थर्मल इमेजिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, टीवी रिमोट किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो टीवी रिमोट में इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करते हैं। किसका? इंफ्रारेड तरंगों का। और इसका पता किससे लगाते हैं? फोटोमीटर से इसका पता लगाते हैं इंफ्रारेड तरंगों को। और इंफ्रारेड तरंगों को क्या कहा जाता है? अवरक्त तरंगे कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने इसकी खोज की थी। और ये जो तरंगे होती है इंफ्रारेड तरंगे या फिर अवरक्त तरंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और जैसे गामा किरण हो गई, एक्सरे किरण हो गई और फिर पराबैंगनी, ये फिर कैसी तरंगे हैं? ये फिर इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। माइक्रोवेव ये इंफ्रारेड तरंगे होती है। इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग थर्मल इमेजिंग में किया जाता है। इसके अलावा टीवी रिमोट में किया जाता है और भी जगहों पे इनका प्रयोग किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अगर आपसे पूछे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब हैदराबाद में कौन कौन सी चीजें हैं? अगर आपसे पूछे कि सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? सलारगंज म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो वो भी हैदराबाद में स्थित है, चार मीनार। और अगर आपसे पूछे कि बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? हवाई अड्डा या फिर एयरपोर्ट, तो बेगमपेट हवाई अड्डा ये भी हैदराबाद में स्थित है। और हाईटेक सिटी, भारत का हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? भारत का हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? ये भी हैदराबाद को कहते हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद में, अब यहीं पे चार मीनार के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है चार मीनार के बारे में। तो चार मीनार के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, तो चार मीनार का जो निर्माण है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अब चार मीनार का निर्माण आपसे पूछे कब हुआ था, तो 1591 में इसका निर्माण हुआ था। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे स्थित है,
तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। और चार मीनार कहाँ पे स्थित है? ये भी हैदराबाद में स्थित है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हाईटेक सिटी भारत का किसे कहते हैं? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इतनी चीजें 1991 में बनी, 1591 में बनी थी। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो देखिए ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और इसमें ऑप्शन सही किया था गेहूं। गेहूं एक प्रोटीन का स्रोत नहीं होता है। गेहूं जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रबल स्रोत होता है। इसका कार्बोहाइड्रेट का ये प्रबल स्रोत होता है गेहूं। तो इस वजह से ये क्या होता है, ये प्रोटीन का स्रोत नहीं होता। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का स्रोत कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे आप दलहन चीजों में कोई भी चीज खाएंगे, जैसे चना हो गया, ये चना दाल और अरहर का दाल, मटर का दाल, कुछ चीज का दाल भी हो गया, ये क्या होता है, वो प्रोटीन का स्रोत होता है। इसके अलावा सोयाबीन भी प्रोटीन का स्रोत होता है। इसके अलावा मछली भी प्रोटीन का तेल होती है। मछली भी प्रोटीन का क्या होती है, स्रोत होती है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ स्रोतों के बारे में, कुछ विटामिन के स्रोतों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि संतरे एंड आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे और आंवले में, संतरा आंवला खट्टा होता है, खट्टे चीजों में विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी विटामिन? विटामिन सी पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, गाजर में कौन सी विटामिन का स्रोत होता है? तो ये गाजर जो है वो विटामिन ए का स्रोत होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत होता है, सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत होता है? या फिर पूछ ले कि मछली का यकृत तेल किस विटामिन का स्रोत होता है? तो ये दोनों जो है ये विटामिन डी का स्रोत होता है। किस विटामिन का? विटामिन डी का स्रोत होता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वे फिर से डिवीजन करेंगे। कौन एक प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है गेहूं, इसलिए ये प्रोटीन का स्रोत नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटीन का स्रोत। जैसे चना, सोयाबीन, मछली, ये सभी प्रोटीन के स्रोत हो गए। दलहन में जितनी भी चीजें आती हैं वो सभी प्रोटीन का स्रोत होता है। संतरे और आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इसमें विटामिन सी पाई जाती है। गाजर में पूछे कौन सी विटामिन? तो विटामिन ए पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश में कौन सी विटामिन? विटामिन डी। और मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन? विटामिन डी पाई जाती है। ठीक, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो देखिए स्वेज नहर की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। किससे? लाल सागर को जोड़ती है। किससे? भूमध्य सागर से। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया, यानी कि ये जोड़ने का काम कर रही है। अगर आपसे पूछे कि स्वेज नहर के बारे में, तो स्वेज नहर के बारे में सबसे पहले यही पूछता है स्थित कहाँ पे है? तो ये मिस्र के अधिकार में, टोटल 100% मिस्र के अधिकार में। अगर आपसे पूछे कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में इसका निर्माण हुआ था। अगर आपसे पूछे कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो ये 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब बात करते हैं स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो जब इसका निर्माण हुआ था उतने समय लंबाई तो कुछ कम थी, लेकिन वर्तमान समय लगभग 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि स्वेज नहर की विशेषता क्या है? तो स्वेज नहर की विशेषता ये है कि ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ये क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी कैसी नहर है? तो ये पोतवाहक नहर है। कैसी नहर है? पोतवाहक नहर है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। ठीक, दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो भी आपका स्वेज नहर। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है, तो भी आपकी स्वेज नहर हो जाएगी। स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? तो ये लाल सागर को जोड़ती है। किससे? भूमध्य सागर से। किससे? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर स्थित कहाँ पे है? तो ये मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में। स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व की सबसे लंबी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है, इस वजह से इसको जानना आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, तो भी स्वेज नहर हो जाएगी। सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका नारा है? तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये किसका नारा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। किससे? बाल गंगाधर तिलक का नारा है। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अब कुछ नाराओं के बारे में देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और कौन सा नारा किस महापुरुष ने दिया।
तो जय हिंद का नारा आपसे पूछ ले कि किस महापुरुष ने दिया, या फिर आपसे पूछ ले कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, या फिर आपसे पूछ ले कि जय तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सभी नाराएं किसने दिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया। किसने? भगत सिंह ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया। अगर आपसे पूछे कि आराम हराम है का नारा किसने दिया, आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो आराम है हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था, और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन कौन सा दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। अगर आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल के दिन। अगर आपसे पूछे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 17 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 अप्रैल के दिन मनाते हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे पूछे कि विश्व धरोहर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व धरोहर दिवस ये 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब? 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस इसे बोलते हैं। तो जलियांवाला बाग दिवस हम लोग लिख लेते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो 13 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। कब? 13 अप्रैल। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वह फिर से विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, तो ये 17 अप्रैल के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो ये 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग दिवस कब मनाते हैं, जलियांवाला बाग दिवस कब मनाते हैं, तो ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, इस वजह से इसे 13 अप्रैल को मनाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछेगा तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ पे? आयरलैंड देश से इसे लिया गया है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। अब कुछ विदेशी स्रोत जो हमारे संविधान में पूछे जाते हैं वो देखते हैं। संविधान के कुछ विदेशी स्रोत, जैसे समवर्ती सूची आपसे पूछ ले, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो समवर्ती सूची पूछ ले तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर वहीं पूछ ले कि एकल भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है भाग 2, तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया, भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 168 के तहत ये कहाँ पे ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार ये किस देश से लिया गया, तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो ये समवर्ती
तो ये आयरलैंड से लिया। कहाँ से? आयरलैंड से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर आपसे पूछे एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन। और मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। होपमैन कप का संबंधित किससे है? तो होपमैन कप ये टेनिस से संबंधित है। किससे? ये टेनिस से संबंधित कप है होपमैन कप। अगर आपसे पूछे कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस कप का संबंध जो है ये भी टेनिस से है। किससे? टेनिस से है डेविस कप का संबंध, होपमैन कप का संबंध, दोनों। अगर आपसे पूछे कि डबल फॉल्ट का संबंध किससे है, डबल फॉल्ट का संबंध किससे है, तो ये भी टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। अब बात करते हैं और हमारी प्रसिद्ध खिलाड़ी, अगर आपसे पूछे कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा किस चीज की खिलाड़ी हैं? ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ये टेनिस खेलती हैं। टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछ ले कि टेनिस परिसर जहाँ पे खेला जाता है उसे परिसर कहते हैं, तो टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि टेनिस की शुरुआत किस देश से हुई थी, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किस देश किस खेल की शुरुआत किस देश से हुई है, तो टेनिस की शुरुआत आप लोग ध्यान रखेंगे ये फ्रेंच से हुई है। कहाँ से? फ्रांस से टेनिस की शुरुआत हुई है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वह फिर से रिवीजन करेंगे। होपमैन कप का संबंध किससे? टेनिस से है। अगर आपसे पूछे कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो ये टेनिस से संबंधित कप है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। और डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? टेनिस से है, डबल फॉल्ट। और सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित थी? ये टेनिस से संबंधित थी। और टेनिस परिसर को कहा जाता है कोर्ट। टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। और टेनिस की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो वो फ्रांस से हुई थी टेनिस की शुरुआत। इन्हीं चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और कह रहा है कि किस जलीय जीव में गलफड़े गिल्स नहीं होते हैं। ये पूछा गया था कि जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं, तो उसमें ऑप्शन क्या सही किया था आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन में सही किया था वेल। वेल मछली में क्या होते हैं? गलफड़े नहीं होते हैं। और फिर वेल में भी गलफड़े नहीं होते हैं। हमारी तरफ से और जानिए, डॉल्फिन में भी गलफड़े नहीं होते हैं। किसमें? डॉल्फिन मछली में गलफड़े नहीं होते हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस जलीय जीव में गलफड़े होते हैं, किसमें नहीं होते हैं। और हम लोग देखेंगे कि किसमें गलफड़े होते हैं, किसमें गलफड़े नहीं होते, दोनों। वेल मछली और डॉल्फिन मछली ये सांस कैसे लेते हैं जब इनमें गलफड़े नहीं होते हैं? तो इनमें गलफड़ों जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। तो ये सांस लेने के लिए पानी के बाहर अपना सर निकालते हैं और फिर सांस लेते हैं और फिर अंदर पानी में चले जाते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पानी में सांस लेने के लिए पानी के बाहर अपना सर निकालते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गलफड़े किन किन जीवों में पाई जाती है। तो देखिए, क्लाउनशिप का नाम आप लोग सुनेंगे। क्लाउनशिप। तो क्लाउनशिप में गलफड़े पाए जाते हैं। किसमें? क्लाउनशिप में क्या पाए जाते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लाउनशिप में गलफड़े पाए जाते हैं। उसके बाद स्क्विड एक जलीय जीव होता है। स्क्विड तो इसमें भी गलफड़े पाए जाते हैं। ऑक्टोपस में भी गलफड़े पाए जाते हैं। ये सभी ऑक्टोपस में भी क्या पाए जाते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं। उसके बाद मछली में भी गलफड़े पाए जाते हैं। इसी के साथ मछली सांस लेती है। उसके बाद झींगा में भी गलफड़े पाए जाते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। स्क्विड, ऑक्टोपस और क्लाउनशिप और फिर मछली और झींगा, इसमें क्या पाए जाते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं। और वहीं पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जलीय जीव आया है, तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव आपसे पूछे तो ये डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि हमारे जलीय जीव डॉल्फिन को कब बनाया गया, तो 2009 में हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को बनाया गया। अगर आपसे पूछ ले कि मछलियों का अध्ययन क्या कहते हैं, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मछलियों के अध्ययन को इकथ्योलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकथ्योलॉजी कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को इकथ्योलॉजी कहा जाता है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किस जलीय जीव में गलफड़े गिल्स नहीं होते हैं? तो वेल मछली और डॉल्फिन में गलफड़े नहीं होते। वेल मछली और डॉल्फिन में। और राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है हमारा। 2009 में इसे घोषित किया गया था। क्लाउनशिप क्या है? तो ये क्लाउनशिप स्क्विड और ऑक्टोपस और मछली और झींगा मछली, इन सभी में क्या पाए जाते हैं? इसमें गलफड़े पाए जाते हैं। ये गलफड़े की सहायता से सांस लेते हैं। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। पनामा नहर जोड़ती है, तो देखिए पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम अटलांटिक महासागर से करती है। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ने का काम करती है। और किन दो महाद्वीपों को अगर आपसे पूछे कि अलग करती है, तो ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका को अलग करती है दक्षिणी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका को अलग करने का काम किसे करती है? दक्षिणी अमेरिका से ये अलग करती है। प्लस का मतलब जोड़ना, माइनस का मतलब अलग करने का काम करती है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब पनामा नहर पे ही क्या बना हुआ है? पनामा नहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इस पे कोलन बंदरगाह भी बना हुआ है। कोलन बंदरगाह आपसे पूछ ले कि कहाँ पे बना हुआ है, तो कोलन बंदरगाह जो है, कोलन पोर्ट जो है, ये कहाँ पे बना हुआ है? ये पनामा नहर पे बना हुआ है। कब, किस पे? पनामा नहर पर बना हुआ है। और एक पनामा नहर पे ही एक पनामा पत्तन भी बना हुआ है। कौन सा? पनामा बंदरगाह या फिर पनामा पत्तन भी आप लोग बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे ये किस नहर पे, तो ये पनामा नहर पे बना हुआ है। और पनामा नहर के ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दक्षिणी सिरे पर बना हुआ है। किस सिरे पे? दक्षिणी सिरे पर बना हुआ है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पनामा नहर के बारे में, तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। कब? 1914 में इसका निर्माण हुआ था। एवं फिर से पनामा नहर जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर को, पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगर आपसे पूछे कि पनामा नहर किन दो भूभागों को अलग करती है, तो ये अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। कोलन बंदरगाह जो है वो पनामा नहर पर स्थित है। किस पे? पनामा नहर पे स्थित है। और पनामा नहर पे पनामा पत्तन भी स्थित है, और ये पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। पनामा नहर का अगर आपसे पूछे कि निर्माण कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका वो जो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये इस प्रश्न का जवाब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये संबंधित है नायनार संप्रदाय से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, राजराज प्रथम ने। और ये चोल वंश से संबंधित है। राजराज प्रथम चोल ने करवाया था इसका निर्माण। अगर आपसे पूछे कि ये किस शैली से संबंधित है, तो ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। किस शैली से? तो ये मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। और किस चीज का मंदिर है, तो ये भगवान शिव का मंदिर है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर किस देवता देवी से संबंधित है, तो ये भगवान शिव का मंदिर है। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको विश्व धरोहर कब बनाया गया? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है इसे विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था, तो इसे विश्व धरोहर जो है 1987 में बनाया गया था। कब? 1987 में। और तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का अगर आपसे पूछे कि अन्य नाम क्या है, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि दिलवाड़ा में एक जैन मंदिर स्थित है, राजस्थान दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो हम पहले ही बता दिए। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एवं फिर से तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये नायनार संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? नायनार संप्रदाय से। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। किसने? इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। और ये तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है किस शैली से संबंधित है? द्रविड़ शैली से संबंधित है। और ये भगवान शिव की ये मूर्ति है, मंदिर है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। और विश्व धरोहर इसे कब बनाया गया था, तो विश्व धरोहर इसे 1987 में विश्व धरोहर बनाया गया, 1987 में। और तंजावुर का जो बृहदेश्वर का जो मंदिर है इसका अन्य नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर नाम है। इसका अन्य नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर इसका नाम है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने वीडियो पे
हमारे साथ जुड़ जाइए और फिर कमेंट करके बताएंगे अगर आप कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है। तो दक्षिण सूडान की जो राजधानी है जुबा है। कौन सी राजधानी है? दक्षिण सूडान की जुबा है दक्षिण सूडान की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी सूडान का गठन कब हुआ था, और दक्षिणी सूडान का जो गठन है ये 2011 में हुआ। इसका गठन 2011 में हुआ। और अगर आपसे पूछे कि यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो यूएनओ का नवीनतम सदस्य ये दक्षिणी सूडान ही है। कौन सा? दक्षिणी सूडान ही है। और ये जुड़ा कब था? उसमें 2011 में जुड़ा था। और ये 193 नंबर का देश है। ठीक, 193वां देश है यूएनओ का, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ देश हैं हमारे पास और उनकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। क्या है? काराकस है वेनेजुएला की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी, तो ये दिल्ली है भारत की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि मॉस्को है रूस की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। क्या है? उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी सूडान का जो गठन है वो कब हुआ था, तो 2011 में इसका गठन हुआ है, जबकि ये यूएनओ का नवीनतम सदस्य है। और 2011 में ये यूएनओ में शामिल हुआ और 193 नंबर का देश बना। किस नंबर का? तो 193 नंबर का ये देश बना था यूएनओ का। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है भारत की राजधानी। रूस की राजधानी मॉस्को है। और यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और फिर मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। और फिर फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। संगाई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो संगाई त्योहार जो वो मणिपुर का त्योहार है, मणिपुर का फेमस त्योहार है। और कुछ त्योहारों के बारे में, क्योंकि फेस्टिवल के बारे में एक फेस्टिवल से प्रश्न जरूर पूछा जाता है आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, तो इसी वजह से हम लोग फेस्टिवल के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए फेस्टिवल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि खीर भवानी मेला कहाँ पे मनाया जाता है, खीर भवानी मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला मेला है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला ये त्योहार है, खीर भवानी मेला इसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि हॉर्नबिल कहाँ पे मनाया जाता है, बहुत पूछा गया एग्जाम में, तो हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, लाई हरोबा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे? लाई हरोबा मणिपुर की तो फेमस त्योहार है। अगर आपसे पूछे कि बथुकम्बा और बोनालू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, बथुकाम्बा बथुकाम्बा एंड बोनालू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो बथुकाम्बा और बोनालू त्योहार वो जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में मनाया जाने वाला त्योहार है। धानु यात्रा नुआखाई ये कहाँ पे मनाया जाता है, धानु यात्रा एंड नुआखाई त्योहार ये कहाँ पे मनाया जाता है। और रथ यात्रा ये सभी त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्योहार है। कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। संगाई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। संगाई त्योहार कहाँ पे? मणिपुर में। खीर भवानी मेला कहाँ पे मनाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल ये कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोबा। और फिर बथुकम्बा और बोनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्बा और बोनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और धानु यात्रा जो है वो धानु यात्रा और नुआखाई ये उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु यात्रा और नुआखाई ये उड़ीसा में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, आप सभी जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे छोटा देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य। अब राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि खेतड़ी की खान कहाँ पे है, खेतड़ी की खान तो राजस्थान में है। और ये किस चीज लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी की खान, तो ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि सांभर झील कहाँ पे स्थित है, सांभर
झील कहाँ पे स्थित है? सांबर झील ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? घाना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके राजस्थान में स्थित है, भरतपुर राजस्थान में। कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में। जिले का भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, भरतपुर। और कहाँ पे? भरतपुर में। तो भरतपुर में राजस्थान में ये स्थित है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि थार रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? थार रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो थार रेगिस्तान वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है थार रेगिस्तान। और राजस्थान की अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। और ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? ये राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबाई है और 3 राज्यों का इससे लाभान्वित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये राजस्थान में। ठीक, वापिस से रिवीजन करेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगर आपसे पूछे कि खेतड़ी की खान कहाँ पे स्थित है, तो खेतड़ी की खान जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सांबर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक, और थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, और बात करते हैं लंबी नहर कौन सी है राजस्थान की, तो इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी नहर और ये राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी है। चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 360 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में चरक संहिता के अनुसार, यहाँ पे देखिए कौन सी संहिता? चरक संहिता किसकी है? चरक संहिता ग्रंथ चरक की है। और इसमें कितनी हड्डियां होती है? 360। अगर मनुष्य के कान में आपसे पूछ ले कि कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य के कान में 8 हड्डियां। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। किस चीज की? जबड़े की हड्डी, जो मुंह में होती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और ये जांघ की हड्डी होती है। कहाँ पे? जांघ की हड्डी होती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कौन सी? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। और स्टेपीज जो है वो मध्य कान की हड्डी होती है, मध्य कान की हड्डी होती है। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये चरक संहिता वाला जो प्रश्न है, ये आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अगर मनुष्य के शरीर में कितनी? 360 हड्डी है। कान में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 8 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के कान में 6 हड्डियां होती हैं, कान में 6 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और ये जांघ की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है और ये मध्य कान की हड्डी होती है। कौन सी? मध्य कान की हड्डी होती है। खोपड़ी की हड्डी 8 होती है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में स्थित है। किसमें? उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछे अब यूपी उत्तराखंड के बारे में, अगर आपसे पूछे कि ये यूपी से अलग कब हुआ, उत्तराखंड के बारे में ये पूछेंगे ये यूपी से अलग कब हुआ था उत्तराखंड, तो ये पूरी डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। 9 नवंबर सन 2000 को ये यूपी से अलग हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को ये यूपी से अलग हुआ था। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है उत्तराखंड में, तो विधानसभा सीट की संख्या यहाँ पे उत्तराखंड में 70 है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विधानसभा सीट 70 है। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी है। कौन? पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है, तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क है। ठीक, अब बात करते हैं माना, नीति, लिपुलेख, दर्रा, ये पूछा जाता है। माना, नीति एंड लिपुलेख, दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? माना, नीति और लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड
उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। और इसे यूपी से अलग कब किया गया, तो इसे यूपी से 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया। 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है, तो उत्तराखंड में विधानसभा सीट 70 है। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। माना नीति एंड लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। माना नीति और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब, 10 दिसंबर के दिन। अब बात करते हैं कुछ दिवसों के बारे में जो दिसंबर माह में मनाया जाएगा और इम्पोर्टेंट है आपकी जीडी एग्जाम के लिए। जीडी एग्जाम के लिए फरवरी में और फिर जनवरी में और दिसंबर और नवंबर में जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो सभी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछ सकता है। तो ये देखिए, ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है मानवाधिकार दिवस, क्योंकि ये दिसंबर का प्रश्न था, तो दिसंबर नवंबर में और जनवरी में जीडी का एग्जाम होता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं जो है 10 दिसंबर के दिन। विश्व एड्स दिवस जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 जनवरी के 10 दिसंबर के दिन मनाते हैं। कब, 10 दिसंबर के दिन, 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, या फिर यहाँ पे आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब मनाते हैं, भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब मनाते हैं, तो भोपाल गैस त्रासदी और विश्व विकलांग दिवस ये तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि विश्व मानव एकता दिवस कब मनाते हैं, तो अगर आपसे पूछे कि विश्व मानव एकता दिवस, तो विश्व मानव एकता दिवस जो है ये 20 दिसंबर के दिन मनाते हैं। किस दिसंबर के दिन, 20 दिसंबर के दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये आप इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी दिसंबर के माह में, तो ये 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि दिवस वगैरह इंपॉर्टेंट है आपकी जीडी एग्जाम के लिए। तो एक बार फिर से रिवीजन, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो ये 10 दिसंबर के दिन मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, और भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये दोनों दिवस ये 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। अब विश्व मानव एकता दिवस कब मनाते हैं, तो ये 20 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और वही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ ले कब मनाते हैं, तो ये 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कह रहा है कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछे तो वो होता है कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बाय डिफॉल्ट योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब अगर आपसे योजना आयोग के बारे में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। कब, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कि योजना आयोग का अब नया नाम चेंज हो गया है। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग का नया नाम क्या हो गया, तो योजना आयोग का जो नया नाम है नीति आयोग हो गया। क्या, योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग हो गया है। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई 1 जनवरी के दिन हुई थी। कब, 1 जनवरी 1950 को नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग का जो नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। अब इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री जी होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो ये पूछा जाता है कि यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में। तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, लेकिन वर्तमान समय में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है उनका नाम है सुमन बेरी। क्या है, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, वर्तमान समय में सीईओ कौन है, तो सीईओ के बारे में इनका ध्यान रखेंगे, BVR सुब्रमण्यम
इनके सीईओ हैं। कौन? BVR सुब्रमण्यम इनके सीईओ है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग की स्थापना कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में। अब बात करते हैं योजना आयोग का नाम बदल करके नया नाम इसका रख दिया गया, क्या? नीति आयोग। और ये पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ है। कौन? BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जीडी में पूछा गया प्रश्न कह रहा है कि उड़ीसा का तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है वही कलिंग नाम है। क्या है? तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे। तो अब बात करते हैं कुछ जो हमारे शहर हैं प्राचीन नाम उनके हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पटना का जो प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र है। क्या है? पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, पटना का प्राचीन नाम है। अगर आपसे पूछे कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है, तो लखनऊ का जो प्राचीन नाम है लखनौती है। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? लखनौती है लखनऊ का प्राचीन नाम। अगर आपसे पूछे कि फैजाबाद का प्राचीन नाम क्या है, फैजाबाद का प्राचीन नाम क्या है, तो साकेत है फैजाबाद का प्राचीन नाम। अगर आपसे पूछे कि कानपुर देहात का प्राचीन नाम क्या है, कानपुर देहात का प्राचीन नाम क्या है, तो कानपुर देहात का जो प्राचीन नाम है ब्रह्मवर्त। क्या है? ब्रह्मवर्त इसका प्राचीन नाम है। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, तो इंद्रप्रस्थ है दिल्ली का प्राचीन नाम। क्या है? इंद्रप्रस्थ है दिल्ली का प्राचीन नाम। अगर आपसे पूछे कि अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है, अगर आपसे पूछे कि अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है, तो अहमदाबाद का प्राचीन नाम कर्णवती है। क्या है? कर्णवती है अहमदाबाद का प्राचीन नाम। अगर आपसे पूछे कि रांची का प्राचीन नाम क्या है, तो रांची का प्राचीन नाम है किशुनपुर। क्या है? किशुनपुर रांची का प्राचीन नाम है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? लखनौती है लखनऊ का प्राचीन नाम। फैजाबाद का प्राचीन नाम क्या है, तो फैजाबाद का प्राचीन नाम साकेत है। कानपुर देहात का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त है। और दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। अहमदाबाद का प्राचीन नाम कर्णवती है। रांची का प्राचीन नाम किशुनपुर है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अभी हमने बताया कौन है, अबुल फजल है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे आईने अकबरी के लेखक। अब अगर आपसे पूछे कि अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अबुल फजल का जन्म जो है जन्म, तो इनका जो जन्म है वो नागौर में हुआ था। नागौर में इनका जन्म हुआ था और नागौर में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखें। अबुल फजल की हत्या भी कर दी जाती है आगे चल के, किसके द्वारा, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दी जाती है। अब बात करते हैं, और वीर सिंह बुंदेला को निर्देश किसने दिया था कि अबुल फजल की हत्या कर दी जाए, तो इनके निर्देश देने वाला शासक कौन था, तो जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अबुल फजल को दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। ये आप लोग जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि दीन ए इलाही धर्म, तो इसकी स्थापना तो आप लोग को भी बताया है कि इसकी स्थापना जो है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वो अकबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित किसे अकबर ने नियुक्त किया था, तो दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित किसे बनाया था, प्रधान पुरोहित मतलब हेड किसे बनाया था, तो अकबर ने अबुल फजल को इसका हेड बनाया था। किसे, अबुल फजल को इसका हेड बनाया था। ठीक, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अभी हमने बताया। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिर से आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक, जन्म पूछ ले अबुल फजल का, क्योंकि ये फेमस है बहुत, तो इनका जन्म जो है नागौर राजस्थान में हुआ था। और अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवा दी गई, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा
इनकी हत्या करवा दी गई, किसके कहने पे करवाई गई? तो इसका हत्या करने का निर्देश जहांगीर ने दिया था। किसने? जहांगीर ने। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। स्थापना किसने किया दीन ए इलाही धर्म की? तो अकबर ने स्थापना किया। और दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे इसके प्रधान पुरोहित। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद नंबर 352। 352 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में क्या कर सकते हैं? पूरे भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। और ये जो प्रश्न है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत कौन सारे अनुच्छेद क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। सारे अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं, मतलब संविधान पूरा विफल हो जाता है। संविधान का जो भी सारे अनुच्छेद हैं उसे निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जाता। ये पूछा जाता है कि कौन कौन किन किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जाता। तो अनुच्छेद 20 और 21 को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये निलंबित नहीं किया जाता। बाकी सभी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके निलंबित कर दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार अब तक कितनी बार लगा है? राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगा है? तो राष्ट्रीय आपात अब तक कुल 3 बार लगा है। कब कब लगा था? एक बार 1962 भारत चीन युद्ध, फिर 1971 में हुआ था भारत पाक युद्ध, और फिर 1975 में ये हुआ था। ठीक, 3 बार लग चुका था। अब अगर आपसे पूछे कि भारत का जो आपातकाल है आपातकाल, तो भारत में जो आपातकाल का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। किस देश से? जर्मनी से लिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजें अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति जो शासन है वो अनुच्छेद नंबर 356 में है। अगर आपसे पूछे कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वित्तीय आपात का प्रावधान, तो ये अनुच्छेद नंबर 360 में है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को जो राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार है अनुच्छेद 352 के तहत है। और इसके तहत सारे अनुच्छेद क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं, सिवाय 2 अनुच्छेद को छोड़ के, अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21। ये 2 अनुच्छेद को छोड़ के बाकी सारे अनुच्छेद निलंबित कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान। राष्ट्रीय आपात 21 कितनी बार लगा है? भारत में कुल 3 बार लगा है। एक बार 1962, 1971 और एक बार 1975 में। राष्ट्रीय आपात का प्रावधान ये जर्मनी से लिया गया, जबकि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपात अनुच्छेद नंबर 360 में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। अगर आपसे पूछे कि वेटिकन सिटी की राजधानी क्या होती है, तो इसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। कौन सी? वेटिकन सिटी विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाली सिटी है। तो वेटिकन सिटी विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं विश्व की कुछ चीजों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार है। कौन सा? पामीर का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप है। और ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र
पुत्रा नदी पे बना हुआ है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और माजुली नदी द्वीप ये असम राज्य में बनती है। किस राज्य में? असम राज्य में बनती है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगर आपसे पूछे कि वेटिकन सिटी की बात करें तो ये विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी है वेटिकन सिटी। कौन सा? विश्व का सबसे कम जनसंख्या। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है अपने। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो माजुली नदी ब्रह्मपुत्र नदी पे असम इंडिया में स्थित है। ठीक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस देश से प्रेरित है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास जो है वो भारत से प्रेरित है। अब बात करते हैं इस उपन्यास को, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को, इसे बुकर पुरस्कार भी मिला था। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार भी मिला था। अब ये इसे बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था। कब? 1997 में। अब कुछ उपन्यास के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि द गाइड उपन्यास किसकी है, तो द गाइड उपन्यास जो है वो के.आर. नारायण का है। किसका? के.आर. नारायण का द गाइड उपन्यास है। अगर आपसे पूछे कि चित्रा उपन्यास किसका है, चित्रा उपन्यास किसका है, तो चित्रा जो है उपन्यास ये किसका है? चित्रा उपन्यास। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रीय गान लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका है उपन्यास चित्रा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गोदान नामक उपन्यास किसकी है? तो ये प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है गोदान। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि त्यागपत्र नामक उपन्यास किसकी है, त्यागपत्र नामक उपन्यास तो जैनेन्द्र की है। किसकी? जैनेन्द्र की है त्यागपत्र नामक उपन्यास। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? भारत की है। संबंध भारत से। बुकर पुरस्कार इसे दिया गया 1997 में, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, अभी हमने बताया। और द गाइड पुस्तक किसकी है? तो द गाइड पुस्तक जो है ये के.आर. नारायण की है। किसकी? के.आर. नारायण की द गाइड पुस्तक है। द गाइड की पुस्तक किसकी है? के.आर. नारायण की। अगर चित्रा उपन्यास पूछे, रविन्द्रनाथ टैगोर की। गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। और त्यागपत्र नामक उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की है, त्यागपत्र नामक उपन्यास। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हमारा भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र जो है वो डिगबोई में स्थित है। कहाँ पे? डिगबोई में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं डिगबोई कहाँ पे है, तो ये असम में है। तो भारत का प्रथम तेल शोध संस्थान वहीं पे स्थित है। अब यहाँ पे से इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का जो आपसे पूछ ले कि संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वो खनिज तेल उत्पादन से। किससे? खनिज तेल उत्पादन से है कृष्ण क्रांति का संबंध है। अगर आपसे पूछे कि तारपीन तेल कहाँ से निकाले जाते हैं, तो तारपीन का जो तेल है, तारपीन का जो तेल है ये चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। किस पेड़ से? चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ताड़पीन तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, लेकिन तेल के भंडारण किस प्रकार के? चट्टानों में। विभिन्न प्रकार के तेल निकाले जाते हैं हमारे देश में, दुनिया में। तो ये आप लोग बताएंगे कि इनका भंडारण किस प्रकार के चट्टानों में होता है। जो तेल वगैरह निकलता है वो सदैव अवसादी चट्टानों से या फिर परतदार चट्टानों से निकलता है। किससे? अवसादी या परतदार चट्टानों से निकलता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से रिवीजन, भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ स्थित है, तो डिगबोई असम में स्थित है। कहाँ पे? डिगबोई असम में स्थित है। कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वो खनिज तेल के उत्पादन से। किससे? खनिज तेल के उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है। तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। किससे? चीड़ के पेड़ से ताड़पीन का तेल निकाला जाता है। तेल के भंडारण के लिए ये अवसादी चट्टानों में तेल का भंडारण पाया जाता है, या फिर इसे परतदार चट्टानें कहते हैं। ठीक, बात करते हैं किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है, वृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। वृहद गंगा किस नदी को? कावेरी नदी को कहा जाता है वृहद गंगा। क्योंकि और फिर जब अगर आपसे पूछे कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो गोदावरी नदी को।
और बृहद गंगा भी किसे कहा जाता है, वो भी आपके गोदावरी को ही कहा जाता है। यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे कि बृहद गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, इस तरह से अगर पूछे दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, की लगा दे बीच में, तो आपको हो जाएगा कौन सा नदी, कावेरी नदी। किस नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ नदियों के बारे में। जैसे आपसे पूछ ले कि गुजरात का जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो गुजरात की जो जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है वो है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अब बात करते हैं यूरोपीय व्यापार की नदी कौन सी है। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा ये राइन नदी को कहते हैं। किस नदी को, राइन नदी जर्मनी की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तेल की नदी किसे कहते हैं, तेल नदी के बारे में पॉम ऑयल कंट्री, पॉम ऑयल रिवर, ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नाइजर नदी को कहते हैं, पॉम ऑयल रिवर नाइजर नदी को कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर पॉम ऑयल कंट्री पूछे तो नाइजर देश को कहते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये भी गोदावरी को ही कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को, दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी नदी हो जाएगी। जबकि दक्षिण गंगा पूछे केवल तो कौन सी नदी, गोदावरी नदी। गुजरात की जीवन रेखा तो ये कहा जाता है नर्मदा नदी को, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी। लेकिन यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा, तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी को कहा जाता है। किस नदी को, राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तेल की नदी किसे कहा जाता है, तो नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। किस नदी को, नाइजर नदी को। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो भारत की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या था उसका नाम, राजा हरिश्चंद्र था। अब ये राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब बनी थी, तो ये 1913 में बनी थी। और ये भारत की एक मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें जो है साउंड नहीं था, आवाज नहीं था। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली बोलती फिल्म कब बनी थी, भारत की पहली बोलती फिल्म कब बनी थी, तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी उसका नाम था आलम आरा। क्या नाम था, आलम आरा। और ये कब बना था, ये 1931 में बना था। और ये भारत की पहली बोलती फिल्म बनी थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म का क्या नाम था, तो भारत की जो पहली अंग्रेजी फिल्म थी उसका नाम था नूरजहां। क्या था, नूरजहां उसका नाम था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं एक चीज आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद लो, आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ऑस्कर पाने, अगर आपसे पूछे कि ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय जो महिला है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर दिया गया था। किसे, भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर दिया गया था। और कब दिया गया था, किस फिल्म के लिए, अगर आपसे पूछे किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो फिल्म गांधी के लिए इन्हें ऑस्कर दिया गया था। किस फिल्म के लिए, फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी भारत की पहली फिल्म। ये 1913 में बनाई गई थी। इसमें आवाज नहीं था क्योंकि तब उतनी तकनीक नहीं थी कि इसमें आवाज डाला जाए। ठीक, 1913 में। फिर भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी थी जिसमें आवाज भी था, तो वो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। और इसे कब बनाया गया था, आलम आरा को 1931 में बनाया गया था। पहली अंग्रेजी फिल्म हमारी क्या है, नूरजहां है हमारी पहली अंग्रेजी फिल्म। और ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है। इन्हें ऑस्कर फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार के प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए और अपने एसएससी जीडी एग्जाम को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए।